तो डिस्कनेक्शन अप्रोच का जो टॉपिक है बेटा, ये आप ऐसा समझिए कि मतलब कि आप के पास अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और आप बेसिकली कोई रिएक्टेंट है और एक स्ट्रेटजी की स्कीम तैयार करनी है कि आप कैसे इसको बनाओगे। इससे तो एक तरीका है कि जैसे आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो वैसे अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसको एज अ टारगेट मॉलिक्यूल मान के और फिर हम इनिशियल रिएक्टेंट्स को उसमें पता लगाते हैं। तो एक तरह से उल्टी अप्रोच है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसा होता है ना, जैसे हमने मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया ए बी, इससे मान लीजिए सी बन गया, फिर सी से हमने डी बना लिया, डी से ई बना लिया, इस तरह से मल्टी स्टेप जाते हुए हमने मान लीजिए एफ बना लिया। अब हमारे मान लीजिए एफ है टारगेट मॉलिक्यूल है, तो एफ अगर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है तो हमें आगे के सारे सिंथेसिस मेथड्स पता है कि हमें किस स्टेप में कौन सा रीजन डालना है, किस स्टेप में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल करना है, हमें सब पता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये सारी चीजें नहीं पता है बीच की और हमारे पास खाली टारगेट मॉलिक्यूल है, जैसे क्या होता है बहुत सारे बड़े बड़े ड्रग होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है हमें इनिशियल स्ट्रेटेजिक सिंथेसिस नहीं पता होती है। तो स्पेशली जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं आगे जाके ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे, उनको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बात क्लियर होगी उनकी, तो उससे जो होता है जब वो रिसर्च करने जाएंगे और उनका गाइडेंस से कहेगा कि भाई मुझे स्कीम बना करके दो, तो उन्हें बहुत काम आएगी ये चीज वहां पे। तो ये आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके चाहे नेट के कोर्स में देखा जाए, जैम के कोर्स में देखा जाए, या मान लीजिए CSIR के कोर्स में देखा जाए, तो सवाल इसके बहुत लिमिटेड आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, एप्लीकेशन बहुत वाइड है। और वो इसलिए वाइड है क्योंकि आप बेसिकली टारगेट मॉलिक्यूल से इनिशियल रिएक्टेंट्स को पता लगाते हैं, और वो इनिशियल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो काफी आसानी से आप पता लगा सकते हैं अगर मान लीजिए आपने जो है वो इसको क्लियर मैनर में सीखा है। तो बड़ा आसान है, डिस्करेक्शन अप्रोच है इसका नाम, या इसको रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। देखिए रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का भी मतलब यही है, उल्टा चलना। जहां तक भी वर्ड रेट्रो का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स में अगर आप कुछ भी करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस बोलते हैं। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या रेट्रोसिंथेसिस बोल सकते हैं। मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट होगा और आप उससे जो होता है रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि बेटा यहां पर कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आप पढ़ेंगे सब कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस जैसा ही, लेकिन आपके पास एक टारगेट मॉलिक्यूल होगा और आप रिवर्स डायरेक्शन में जाकर के बॉन्ड को ब्रेक करके आप रिएक्टेंट्स का पता लगाएंगे, ना कि प्रोडक्ट का। क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक आप कर रहे थे कि भाई हमने ये रिएजेंट लगाया तो ये बन गया, उस पर फिर हमने वो रिएजेंट लगाया तो फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट बन गया, ऐसे ऐसे करके आप मल्टी स्टेप जाकर के प्रोडक्ट निकालते थे। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसी होगी, उसमें ये कन्फर्मेशन होगा, ये कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऐसा कुछ करके पूरा हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट है और हमको इनिशियल रिएक्टेंट्स का पता लगाना है, तो उसके लिए डिस्कनेक्शन अप्रोच का कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस में भी, और अगर मान लीजिए 2 या 3 स्टेप सिंथेसिस है उनके लिए भी। ठीक, चलिए शुरू करता हूं मैं इसको। तो रेट्रोसिंथेसिस बिल्कुल क्लियर है। रेट्रोसिंथेसिस का मतलब उल्टा करके सिंथेसिस करना, मतलब सिंथेसिस का पता लगाना बट रिवर्स डायरेक्शन में। डिस्कनेक्शन अप्रोच का मतलब बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करके हम इस सिंथेसिस को इवैल्यूएट करते हैं बेटा। चलिए चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। चैप्टर एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, यहाँ पर क्लेडन है तो क्लेडन से ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको अपने तरीके से, और चीजें होंगी तो वो देख लीजिएगा। देखिए टर्म बिल्कुल क्लियर है, बट इसमें क्या होता है कि अगर एक लेवल देखा जाए, अगर कि कई लेवल पर जाके पढ़ा जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरह से अप्लाइड है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें आपने 2 4 5 चीजें अगर सीख ली तो उससे आपका काम हो जाएगा, नहीं। 2 4 5 चीजें सीख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए खूब इस पर, तो आप एक कमांड हासिल कर पाएंगे। हाँ, ये है कि क्लेडन में जो चैप्टर दिया है वो बड़ा ही एलिमेंट्री लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उससे लैंग्वेज सीख करके एंड देन फिर गो थ्रू द प्रॉब्लम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो ये आपका चैप्टर है, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ कुछ कुछ चीजें से। यहाँ पर आप देखिए ना, इसका जो इंडेक्स दिया हुआ है ऊपर चैप्टर का, थोड़ा देखिए। इसमें ये है, इसमें जो पढ़ना है, सिंथेसिस एंड रेट्रोसिंथेसिस, थिंकिंग बैकवर्ड्स, हाउ टू मेक एनियंस एंड ethers, water synthesis, choosing which CC bond to make, two group disconnections are best,
लॉजिकल प्लानिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब दिया हुआ है, टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। बट मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा बेस क्या है पता आपको? इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा बेस ये है, मैं आपको अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं, इस सिंथेसिस का सबसे बड़ा बेस है बॉन्ड डिस्कनेक्शन। बॉन्ड का डिस्कनेक्शन एंड प्रॉपर बॉन्ड डिस्कनेक्शन। देखिए बॉन्ड डिस्कनेक्शन तो है, बॉन्ड को तोड़ना तो है, लेकिन आपकी एक ना कि स्मार्टनेस होती है या आदमी कमांड हासिल करता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कि मैं सपोज कीजिए मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं सपोज कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए। तो अभी मान लीजिए कि मेरा कोई स्टूडेंट है या मुझसे कोई पढ़ा है या किसी तरीके से किसी कोई और टीचर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल पढ़ा रहा है, मान लीजिए उसको अभी 1 ही साल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानता, वो भी जानता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं भी जानता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन पिछले 10 सालों से जो मैंने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया है, उसके दौरान मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। और जब आप एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के साथ जोड़ देते हैं तो वो चीज परफेक्ट हो जाती है, और फिर उसमें जो बैलेंस होता है वो आपका बना रहता है। जो एक कहते हैं उतार चढ़ाव सब्जेक्ट का होता है, वो हम आसानी से गेस कर पाते हैं उसमें कि कब क्या कैसे होना चाहिए। क्विक मैनर में हमारा दिमाग चलता है उसको लेकर के। तो बेटा ये जो टॉपिक है डिस्कनेक्शन, या मैं कहूँ कि डिस्कनेक्शन ऑफ बॉन्ड, ये एक प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस बेस्ड बात है। मतलब आप इसको पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि नहीं भाई मुझे पढ़ लिया मैंने और अब आप इस टॉपिक मुझे आ गया, दैट इज ओके, आपको आ गया। बट आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा ज्यादा करेंगे, जितना इस टॉपिक को अपने साथ आप कंटिन्यूअस रखेंगे, उतना आपको इस पे कमांड हासिल होती जाएगी। और आप इसको पढ़ के एज अ टॉपिक छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, और इसका बहुत ही लिमिटेड यूज आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि बॉन्ड डिस्कनेक्शन इज एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग, मतलब प्रैक्टिस है इस पे आपको, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉपर बॉन्ड डिस्कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बॉन्ड नहीं तोड़ना आपको, प्रॉपर बॉन्ड डिस्कनेक्शन। एक 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 स्टूडेंट अगर एक रिसर्चर है बेटा, तो वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बढ़िया रिसर्च तभी कर सकता है जब उसको टारगेट मॉलिक्यूल देखते ही उसका दिमाग तुरंत हिट करे कि मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, और इस बॉन्ड को तोड़ करके मुझे ये प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटजी मिलेगी, एक कंपाउंड मिलेगा जिससे मैं इसको बना सकता हूँ। तो वो चीज आपको देखिएगा, प्रॉपर बॉन्ड डिस्कनेक्शन। ये पहली बात हो गई। दूसरा कि जो सिंथॉन है, जो जो सिंथॉन हमारा बन रहा है, वो प्रॉपर सिंथॉन अप्रोच होनी चाहिए। सिंथॉन बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात होती है इसमें। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है? प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और उसके बाद बेटा क्या है कि हमारे पास लास्ट में प्रॉपर 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 रिएजेंट्स, प्रॉपर रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस, है ना? प्रॉपर रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस। देन उसके बाद होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, है ना? कॉस्ट इफेक्टिव एंड जितना कम कम स्टेप में हो उतना बढ़िया है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब लेस स्टेप में होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव, ग्रीन, ग्रीन कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कह सकते हैं, लेस हजार्डस, ग्रीन होना चाहिए। मोर यील्ड होनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं मान लीजिए मेरे पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल मैं भी लूंगा। अब उस टारगेट मॉलिक्यूल में, बहुत बड़ा टारगेट मॉलिक्यूल है, उसमें मैंने डिस्कनेक्शन किया बॉन्ड का। मेरे दिमाग गया कि कुछ बॉन्ड्स पे उसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, तोड़ा। बॉन्ड क्लीवेज कह सकते हैं बेटा। तो बॉन्ड तोड़ा। अब बॉन्ड जो तोड़ा, तो मेरे पास कुछ बॉन्ड टूटने के बाद इंटरमीडिएट हाइपोथेटिकल स्पीसीज बनी। उन इंटरमीडिएट हाइपोथेटिकल स्पीसीज को पहले मैंने जज किया कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर अगर वो इंटरमीडिएट हाइपोथेटिकल स्पीसीज बनी तो उनको हम सिंथॉन बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको। फिर उस सिंथॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखा। सिंथेटिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसे प्रॉपर रिएजेंट्स, ऐसे प्रॉपर नेम रिएक्शंस आप खोजो या आपके दिमाग में आए, जिनका यूज करके आप उस सिंथॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उसको बना सको। मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर रिएजेंट, कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर नेम रिएक्शन होना चाहिए जिसका यूज करके आप इसको बना सको। अब वो तो बात बिल्कुल सही है कि बेटा जो भी सिंथेसिस होनी चाहिए, जितने कम स्टेप में है, जितनी ज्यादा यील्ड के साथ उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, जितना कॉस्ट इफेक्टिव है,
जितना लेस हैजार्डस है भाई, कोई मान लीजिए ऐसा आप उसमें रिएजेंट इस्तेमाल करें जो हैजार्डस है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बड़ा महंगा है, ठीक, यील्ड बहुत अच्छी नहीं आ रही है प्रोडक्ट की, तो उस तरीके के जो मतलब हम जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढते हैं या रिएजेंट एलिमिनेशन ढूंढते हैं, वो भी डिस्कनेक्शन अप्रोच के हिसाब से अच्छे नहीं माने जाते हैं। सपोज कीजिए मैं लैब में कोई टारगेट मॉलिक्यूल को जो है 3 स्टेप में बना दे रहा हूँ 95% यील्ड के साथ, और वही जो है कोई दूसरा बंदा जो है उसको एक ही स्टेप में बना दे रहा है वो 90% यील्ड के साथ, तो मेरा जो 90% यील्ड आया है एक ही स्टेप में, मतलब उसका एक ही स्टेप में 90% यील्ड आया और मेरा 3 स्टेप में जो है 95% यील्ड आया, तो उसकी सिंथेसिस मेरे सिंथेसिस से ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट इफेक्टिव सिंथेसिस की है, उसने जो ऐसा मेथड ढूंढा है जिससे सिंथेसिस एक ही स्टेप में हो जा रही है, तो जो उसका रिएजेंट और न्यूमरेशन स्टेप होगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि आप रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस का मतलब समझते हैं कि प्रॉपर बॉन्ड डिस्कनेक्शन करो, प्रॉपर सिंथेटिक ये जो उसका जो हाइपोथेटिकल स्पीसीज है वो प्रॉपर होना चाहिए, हाइपोथेटिकल जो है, और इसके अलावा उसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्रॉपर रीजन नेम रिलेशन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, मोर यील्ड होनी चाहिए, कुछ जनरल टर्म्स हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में भी मिलेंगे। बट हमारा कंसेप्ट ये है कि हम आपको डिस्कनेक्ट करके बताएं एक्चुअली सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता क्या है, सिंथोन होता क्या है। ठीक है बेटा, अब सुनिए मेरी बात, आपसे नेट और गेट के पेपर में जो सवाल पूछा जाता है वो केवल और केवल ऐसे पूछा जाता है कि इसके प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा या इसके प्रॉपर सिंथोन क्या होगा, ठीक। लेकिन जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, रिएजेंट पढ़ते हैं, नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, अगर आपको वो चीजें आती हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के थ्रू अपना दिमाग चलाते हुए जो है वो डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कैसे किया जाए इसको आसानी से समझ सकते हैं बेटा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो मैं ये बोल रहा था, मैं एक आपको जस्ट आइडिया देता हूं, मैं आपको इससे एक आइडिया दूंगा, आपको एक क्लियर हो जाएगी मेरी बात कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को लेना है। मैं आपको अपने लैंग्वेज में एक आइडिया देता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास जो है वो ये सपोज कीजिए मुझे एक टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, मैं वो सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है, ये मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या होता है ना, इसमें टारगेट मॉलिक्यूल होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट्स इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एक्चुअली और आपको रिएक्टेंट डिस्कवर करना होगा, माने प्रॉपर कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करें, कौन से रिएक्टेंट पे यूज करें कि हमारा कोई जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो बन जाए। अब एग्जांपल बहुत सारे लेंगे, एक एग्जांपल समझिए इसमें बस खाली। हाँ बेटा जो है अपनी वॉइस प्लीज बंद कर लीजिए, जो एक्सटर्नल वॉइस आपकी आ रही है, तो अपना माइक बंद करके रखिए। ठीक है चलिए, मैं क्या बोल रहा था बेटा, मैं ये बोल रहा था कि जब आप ओके, तो मैं ये बोल रहा था सपोज कि मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ओके। अब है क्या कि सपोज कीजिए कि मुझे बनाना है, अब मेरे पास मान लीजिए कि इसमें क्या टारगेट क्या इनिशियल रिएक्टेंट होगा ये मुझे पता लगाना है, सपोज कीजिए। एक मिनट रुकिएगा मुझे थोड़ा, मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए देखिए, मैं बोल रहा था सपोज कीजिए मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ओके। देखिए मैं आपको बताऊं बात क्या है, अगर हम किसी टारगेट मॉलिक्यूल को देखते ही
ये समझ पाते हैं कि हमें इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, तो ही आपको उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट और सिंथॉन का पता चलेगा। सिंथॉन क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, उसके प्रॉपर रिएजेंट्स और नेम रिलेशंस क्या होते हैं, उसको समझिएगा थोड़ा। सपोज कीजिए मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है, मैंने देखते ही पता लगाया कि मुझे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या किया, इसका इमेजिनरी क्लीवेज ले लिया। इमेजिनरी क्लीवेज का मतलब होता है कि मैंने अपने आप मान लिया कि ये बॉन्ड यहां से तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब ये है कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो जो कुछ मुझे मिलेगा उससे मुझे ये पता चलेगा कि इनिशियली कौन सा रिएक्टेंट लेके इसको बनाया गया है। ठीक, तो इसका मतलब समझिए कि मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, तो हाइपोथेटिकली अगर डिस्कनेक्ट किया तो देखिए मैं साइन इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब कि मैं रिवर्स में जा रहा हूं, बैक में जा रहा हूं। अब सपोज कीजिए मैंने इसको तोड़ा, तो या तो ऐसे हो सकता है यहां पर प्लस आ जाए, यहां माइनस आ जाए, इस CH2 पे माइनस आ जाए। ठीक, 1 2 3 में कार्बन का चेन है, 1 2 3। ठीक, या फिर कैसा हो जाए बेटा, या फिर ऐसा हो जाए कि यहां पर नेगेटिव आ जाए और यहां पर आपका पॉजिटिव आ जाए। अब सुनिए मेरी बात को, जब आप इसको इमेजिनरी क्लिक करोगे तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि यहां पर माइनस और यहां पे प्लस, एक ये मुझे डिस्कनेक्ट फ्रैगमेंट मिल रहा है, और टूटने के बाद जो मुझे फ्रैगमेंट मिल रहा है, एक मुझे मिल रहा है ये वाला। अच्छा, एक रेडिकल वाला भी मिल सकता है। तो मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाए। मतलब स्टेप 1 क्या है, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू क्लीव। स्टेप 1 क्या है, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू क्लीव, टू डिस्कनेक्ट कह सकते हो। चूज द करेक्ट बॉन्ड, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू डिस्कनेक्ट। ये सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले वो बॉन्ड चूज करो जिसे हमें तोड़ना है। दूसरा स्टेप कि मेक द प्रॉपर सिंथॉन। दूसरा स्टेप क्या है, मेक द प्रॉपर सिंथॉन। मेक द प्रॉपर सिंथॉन का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी फ्रैगमेंट है, सिंथॉन का मतलब होता है इमेजिनरी फ्रैगमेंट। मेक द प्रॉपर सिंथॉन, ये दूसरा स्टेप है, मेक अ प्रॉपर सिंथॉन। मैं समझा रहा हूं आपको, सिंपल एग्जांपल दूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। सिंथॉन का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने के बाद बनने वाला इमेजिनरी फ्रैगमेंट। तो ये है इमेजिनरी फ्रैगमेंट। अब आप बताओ इसमें से आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं जीओसी के, उसके हिसाब से कौन सा इमेजिनरी फ्रैगमेंट है जो अनस्टेबल है। तो आप कहोगे सर ये वाला, हाँ, सेकंड वाला इमेजिनरी फ्रैगमेंट क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल है। सेकेंड वाला जो बनेगा सर वो उसमें सेकेंडरी कार्बन आयन बन जाए, इसीलिए वो पहला वाला अनस्टेबल बनेगा, होगा। पहले वाला बनेगा। हाँ, पहले वाले में सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और हाँ, प्राइमरी कार्बन आयन है। ये तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, हैं? फर्स्ट वाला स्टेबल है सर। ये हाँ नहीं दिखाई दे रहा है स्नेहा बेटा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये कीटोन है। और कीटोन कैसा ग्रुप होता है, -R - I। और -R - I इस तरीके का कार्बोकेटायन कभी नहीं बनाने देगा। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रही हो? ये जो सिंथॉन है वो सिंथॉन प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है वो इस कार्बोकेटायन या कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर जो भी हुआ यहां पर उसको डिस्टेबलाइज करेगा, नो डाउट। क्योंकि वो क्या है, एक -R - I है। यही तो है, मैं यही कह रहा हूं आपको, मैं आपको यही कह रहा हूं। इलेक्ट्रॉन विग्राइन ग्रुप है, -R भी है, -I भी है। जो भी प्रॉपर सिंथॉन बनाए, तो जो भी आपका प्रॉपर सिंथॉन होगा, देख जो भी सिंथॉन बनेगा या इमेजिनरी फ्रैगमेंट बनेगा, या तो वो आयनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, रेडिकल के फॉर्म में होगा या कार्बीन के फॉर्म में होगा या भाई फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट का मतलब होता है या तो वो आयनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। आयनिक क्या कैसे कैसे हो सकता है, कैटायन हो या फिर एनायन हो। न्यूट्रल कैसे हो सकता है, रेडिकल हो, कार्बीन हो, नाइट्रीन हो या बेंजाइन हो। इसके अलावा तो कोई और होता नहीं। न्यूट्रल, न्यूट्रल में कितनी स्पीसीज होती हैं, रेडिकल आता है, रेडिकल कैसे बनता है, होमोलिटिक क्लीवेज से। इसके अलावा कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है और बेंजाइन होता है। ये इतनी ऐसी स्पीसीज है जो न्यूट्रल है। और कैटायन एनायन क्या है भैया, आयनिक है। तो अगर मैं कह रहा हूं आयनिक फ्रेगमेंट में बना रहा हूं बेटा, तो ये आयनिक फ्रेगमेंट साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये अनस्टेबल है और ये वाला स्टेबल है।
तो इसलिए मुझे प्रॉपर सिंथोन चूज करना पड़ेगा। एंड सिंथोन का मतलब होता है प्रॉपर हाइपोथेटिकल फ्रेगमेंट। प्रॉपर हाइपोथेटिकल फ्रेगमेंट means you should have any particular electronic effect to stabilize the hypothetical fragment। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ये मेरा सर पहला सेकंड वाले में इनोल बनेगा, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है। में इनोलेट बन रहा है, मतलब इनोलेट समझ गई हो तो बहुत बढ़िया है। सेकंड वाले में ऐसा कार्बेनाइन बन रहा है जो कीटोन से स्टेबलाइज्ड है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाले में ऐसा कार्बेनाइन हमने लिया हुआ है जो कीटोन से स्टेबलाइज्ड है। मतलब ये जताता है कि अगर किसी कीटोन के बगल में अगर मैं कार्बेनाइन बनाता हूं तो वो कार्बेनाइन उसके -R इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। यही इसका मतलब है। बस अगर ये चीज तुमको आती है, ये चीज तुमने पढ़ा है, तो तुम इसको गेस कर पाओगे। यही इसका मतलब। बिल्कुल। चले मिटाऊं तो ये दोनों नोट कर लेना। स्टेप 1 नोट कर लेना, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू डिस्कनेक्ट। अच्छा, बॉन्ड या बॉन्ड्स, बॉन्ड भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मल्टी स्टेप है। मान लीजिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसमें कई सारे बॉन्ड फ्रेगमेंट हो सकते हैं। तो इसमें लिख लेना चूज द करेक्ट बॉन्ड और बॉन्ड्स टू डिस्कनेक्ट। फिर स्टेप 2 है मेक अ प्रॉपर सिंथोन। सिंथोन का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, इमेजिनरी प्रॉपर इमेजिनरी फ्रेगमेंट। एंड फ्रेगमेंट शुड बी आइदर आयनिक और न्यूट्रल। फ्रेगमेंट शुड बी आइदर आयनिक और न्यूट्रल। आयनिक में कैटायन एनायन हो सकता है, न्यूट्रल में कार्बाइन नाइट्रोजन बेंजाइन हो सकता है, या फिर रेडिकल हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हमारे पास एक बात आपने गौर नहीं किया, जो टारगेट मॉलिक्यूल था उसमें हमारे पास जो क्या था, जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ था, प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। ना केवल वो प्रोपाइल जुड़ा हुआ था बल्कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स थी। आपने ये भी गौर किया यहां पर। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उसकी फिक्स हो जाए। ठीक, क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल पर जो सेंटर हमने तोड़ा है वो कायरल सेंटर है। तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखना है। अब सुनो, तो ये तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये मेरा प्रॉपर सिंथोन नहीं है। मतलब ये वाला सिंथोन कैसा है, इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर सिंथोन है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैंने इसको उठा लिया। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। और ये मैंने स्टेप आपको बता दी, इसको नोट कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट स्टेप, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू डिस्कनेक्ट। अब हमारे पास जो प्रॉपर सिंथान है इसको मैं लिख रहा हूं। तो मैंने प्रॉपर सिंथान नोट किया। मेरे पास ये रहा प्रॉपर सिंथान, ये रहा मेरे पास प्रॉपर सिंथान। अब सुनिए, हर एक सिंथान के बाद सिंथेटिक इक्विवेलेंट को ढूंढना, ये आपके रिएजेंट और नेम रिएक्शन के पढ़े हुए ज्ञान पर आधारित है, मतलब बेस्ड है। मेरी बात सुनिए, जैसे अभी किसी ने बोला कि ये कार्बेनाइन इनोलेट है, ये बात बोला कि ये कार्बेनाइन इनोलेट है। चलिए मैं बात मान लिया, तो इसका मतलब इस इनोलेट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा। मुझे इस इनोलेट को बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि भाई ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन और इसके ऊपर लगा दिया मैंने बेस ले लूं या एलडीए ले लूं। मैं एलडीए इस्तेमाल कर सकता हूं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बेस है, मैंने एलडीए ले लिया, सपोज कीजिए। तो अगर मैं इस साइक्लोहेक्सेनोन पे जैसे बेस लगा दूं, एलडीए इस्तेमाल कर लूं, तो मैं ये कार्बेनाइन बना सकता हूं एज अ लिथियम इनोलेट। लेकिन और यहां इसकी बात करूं अगर मैं, तो प्रोपाइल का मुझे क्या लेना है, कोई भी ऐसा चीज लेना है जिसके ऊपर प्रोपाइल में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ले लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ले लिया Br। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ले लिया, Br। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रोपाइल ब्रोमाइड, वो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड इज सिंथेटिक इक्विवेलेंट। मतलब कि मुझे सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको चूज करूंगा तो उससे मैं ये सिंथोन लेकर के और सिंथेसिस कर सकता हूं। और ये जो दोनों है ना, ये इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। जो आपके सामने ये कार्बेनाइन है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है। अब मेरा सवाल आपसे ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये सही सिंथेसिस है इसके लिए? जो मैंने अभी आपको बोला, प्रोडक्ट जो लिया, क्या उसके लिए ये सही सिंथेसिस है? क्या ये सही सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैंने चूज किया है? यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्रिमिनेशन अप्रोच में। रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है
और आपसे सवाल पेपर में सवाल भी पूछा जाता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कि व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर दिस सबस्ट्रेट, या व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर, हाँ, व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर दिस टारगेट मॉलिक्यूल। आपसे ऐसा नेट के पेपर में और गेट के पेपर में सवाल पूछा जाता है। सर स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स नहीं हाँ की है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात आप समझ गई। स्टीरियो केमिस्ट्री यहां फिक्स नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हो तो बिल्कुल इनोलेट जैसा ही, लेकिन कायरल भी हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमने 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 ये पता लगाया कि जो भी हमें सिंथेसिस करनी है उसके हिसाब से ये प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट अभी हमने नहीं ढूंढ पाए हैं। मान लीजिए हम यहाँ प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढ लिया हमने, लेकिन यहाँ पर अभी हम ढूंढ नहीं पाए हैं, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिएगा सब बेटा ना, सब कुछ लिख लीजिएगा, जो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ उसको वैसे लिख लीजिएगा। अब मैं क्या करूं, एक थोड़ा प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढता हूं। देखिए ये ले लूं अगर मैं, गौर कीजिएगा प्लीज बेटा, अपनी अपनी जो वॉइस है उसको बंद कर लीजिए। ये लीजिए, ये क्या है भैया, मुझे बता सकते हो ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है, प्लीज बताइए ये क्या है जो मैंने बनाया है। इनामीन है क्या सर? कौन बोला इनामीन, कौन बोला इनामीन, हाँ नहीं सर, किसने, इनामीन प्रदीप तुमने बोला इनामीन है ये? नहीं सर, नहीं है, नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, अरे इनामीन तो नीचे होता है यार, ये तो आयनिक है, ये है यस। एजा इनोलेट। क्या है, एजा इनोलेट, ये इनोलेट है लेकिन एजा है। सुनिए अभी आप क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, तो अगर मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन लगा होता और लिथियम होता, उसको बोलते हैं लिथियम इनोलेट, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है और उस पर माइनस है और लिथियम लगा हुआ, इसलिए क्या है, एजा इनोलेट। और उसमें भी कैसा है, कायरल एजा इनोलेट। अब कायरल एजा इनोलेट कैसे बना होगा देखते हैं भैया, इसके बारे में हम कंसिडर करते हैं कैसे बना होगा। क्योंकि अगर ये है तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर है अंदर, और ये कायरल सेंटर जो ब्रोकन है वो डिसाइड करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। इसका मतलब यहाँ पर कायरल ऑक्सिलरी का कांसेप्ट आ गया। अब क्या है कायरल ऑक्सिलरी, थोड़ा समझिए इसको कैसे बनाओ। इसको बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको बनाने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर मैं क्या लूंगा, इसके ऊपर मैं ये लूंगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ ना हल्की सी गलती हो गई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना गलत हो गया हल्का सा, इसको एक काम करिएगा, यहाँ पर यहाँ बीच में ना नाइट्रोजन लगा लीजिएगा ऐसे, और फिर माइनस ले लीजिएगा, ये है एजाइनोलेट। इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये नाइट्रोजन की रिंग है, उसके ऊपर फिर नाइट्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है एंड माइनस, ये ऐसा है एक्चुअली, ये ऐसा कर लीजिएगा बेटा, ऐसा 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 बना लीजिएगा, थोड़ा सा हल्की सी गलती हुई, इसको सही कर लीजिएगा। ये प्राइमरी अमीन लिया है, कायरल प्राइमरी अमीन, और उसके बाद प्लस बेस, प्लस बेस मैं लेके दिखाता हूं आपको, ये ऐसे बना लीजिएगा। अब ये बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल मामला सही हो गया, क्यों, क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिसाइड करी, हमें ये पता चला कि हमें तो किसी कीटोन के बगल में जो कार्बेनाइन है उसको लेना ही पड़ेगा, नो डाउट हमें ये पता चल गया, लेकिन हमें ऐसा कार्बेनाइन लेना पड़ेगा जो कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल तो हो, मतलब ऐसा कार्बेनाइन लेना पड़ेगा जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो सीसी बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ साथ उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स करने की भी ताकत हो, और वो होता है कायरल ऑक्सिलरी से। अब हमको ये बात कहां से पता चली, हमने पढ़ा है भैया, हमको एजाइनोलेट आता है, हमको कायरल ऑक्सिलरी के कॉन्सेप्ट पता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा कायरल ऑक्सिलरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इवेल्युएट करूंगा, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, लेकिन चलिए मैं लेके दिखाता हूँ। सिंथेटिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो भी आपने एक हाइपोथेटिकल फ्रेगमेंट बनाया है बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद, उससे प्रॉपर क्या आप रिएजेंट या नेम रिएक्शन इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं, वो होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, आपसे यही पेपर में पूछा जाता था, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अब सिंथेसिस कर रहा हूं, तो मैं उल्टा आया था ना, अब मैं सीधे जाके आपको सिंथेसिस करके दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, इसको नोट कर लीजिएगा।
अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, आप अभी उल्टा गए थे ना, तो ये हो गई आपकी रेट्रोसिंथेसिस। अब मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। आप क्या करो, पहले ये ले लो साइक्लोहेक्सेनोन, ये पेपर में सवाल भी पूछा गया है। इस पे क्या कर लो, इस पे आप ये ले लो एक जो है आपका, ये ले लो आपका एमीन, कायरल एमीन, यही ली थी मैंने अभी, कायरल प्राइमरी एमीन ली थी। अब आपको पता है प्राइमरी एमीन हमेशा इमाइन बनाता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, इमाइन। अभी भी क्या ये सही है, इसको थोड़ा देखेंगे क्या ये सही है, लेकिन अभी चेक करेंगे बात को, पहले बना लेते हैं। बिल्कुल सही बना लिया मैंने, अभी बना लिया। अब इसके बाद हम एलडीए लेंगे, इस पे बेस, एलडीए से हमारा क्या बन जाएगा, एजेनोलेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, आसान है बिल्कुल, समझना बिल्कुल आसान है। अब हम यहां पर प्रोपाइल जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, प्रोपाइल। हमारे पास क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। हमने क्या किया, इसमें इनोलेट से रिएक्शन कराया इस कार्बन से, इस पर अटैक करा के SN2 रिएक्शन करा दिया, CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और हमारे पास ये बन गया। थोड़ा यहाँ कायरल ऑक्सिलरी का कांसेप्ट समझिएगा बेटा, यहां पर हमने सॉलिड में जोड़ दिया। यहाँ हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिसाइड कर दी, जो चलिए जो अंदर यहाँ पर जो ग्रुप था इसमें ब्रोकन था स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उधर से जुड़ेगा जहां से स्टेरिक क्राउड कम हो, तो इधर आकर जुड़ गया। अब क्या सिंथेसिस पूरी हो गई, क्या सिंथेसिस पूरी हो गई, क्या आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिला, नहीं अभी आपको टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिला, अभी आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक इसको तोड़ करके आप दोबारा ऑक्सीजन में चेंज नहीं करेंगे आपको टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। सो यू शुड यूज ओजोनोलाइसिस, you should use ozonolysis also। तो ओजोनोलाइसिस अगर मैं करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मुझे एक्चुअली चाहिए था। आपको ये समझ में आया? जब तक आप इसको दोबारा C डबल बॉन्ड O में चेंज नहीं करोगे तब तक ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी आपको पहले इसको इमाइन में चेंज करना है, वो भी कायरल, फिर उसको कायरल एजेनोलेट में चेंज करना है, फिर उसको आपको प्रोडक्ट में चेंज करना है आफ्टर ओजोनोलाइसिस। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ कि किस तरीके से इसको तुम बनाओगे, तो जानते हैं आपको पहले ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, कायरल एमीन बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर ओजोनोलाइसिस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका करेक्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे मुझसे अगर आपसे को आप पूछोगे कि सर यहाँ पर आपने चीजें सब बता दी, मैं समझ भी गई सारी चीजें, लेकिन हमसे एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाएगा, पहले आप लोग सब लोग ये कंफर्म कर दो कि आपको समझ में आ गई बात। फिर आपसे ना मैं आपसे सवाल जो पूछा जाएगा पेपर में किस तरीके से होगा वो थोड़ा देखिए, फिर मैं आपको इस चैप्टर भी उठाता हूँ, क्योंकि आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट कुछ याद भी करने हैं और कुछ की प्रैक्टिस भी करनी है। समझ में आ गया आपको ना? ये सौम्य आपको समझ में आया बेटा? हो सकता है आपके लिए चीज नई हो, लेकिन मेरे साथ समझ में आ गई होगी आपको बात, कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल आसान सी बात बोल रहा हूँ। हमारे पास सौम्या, माधवी, समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो। अरे आपको भी आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। प्रीतम आपको नहीं आया समझ में? दोबारा बता देता हूं, चलो देखो, ये हमारे पास कीटोन है ना, तो प्राइमरी H2 का इस्तेमाल करोगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, पहले बन जाएगा ये इमाइन। अब चूंकि इसके अंदर एक स्टीरियोकेमिस्ट्री है कायरल, तो यानी ये कायरल हो गया, ये कायरल इमाइन हो गया। क्या होगा, सिर्फ बेस बोलते हैं इसको। फिर तुमने बेस का इस्तेमाल किया एलडीए बेस है यहाँ पे, लिथियम डाइसोप्रोपाइलामाइड। तो इस बेस ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला और कार्बोनाइल बना करके डिलोकलाइज किया एन पर, क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, ये बन गया एजेनोलेट, कायरल एजेनोलेट। फिर तुमने इसके कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, उसका इस्तेमाल करते हुए तुमने ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, और तुम्हारे पास आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसकी वजह से सॉलिड साइड से आएगा ना, लेस हिंडर्ड साइड से आएगा, जुड़ गया ये आके।
उसके बाद सी डबल बॉन्ड एन को तुमको ओ में चेंज करने के लिए उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और तुम्हारे पास ऐसे कौन से रिएजेंट होते हैं, ओजोनोलाइसिस होती है, या फिर सोडियम पैराडाइट लगा करके तुम पैराडाइट ऑक्सीडेशन करा सकते हो। तो उनका इस्तेमाल करोगे तो वो दोबारा डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये इसकी सिंथेसिस है जो मैंने डिस्कवर की है। अब मेरी बात सुनिए, हमने जो तोड़ा ना, तो उस तोड़ने से मुझे जो कार्बेनाइन मिला, उस कार्बेनाइन से मेरा दिमाग गया इनोलेट पे, उस कार्बेनाइन से मेरा दिमाग गया कहाँ पे, इनोलेट पे, और मैंने इनोलेट पढ़ा हुआ है, तो मुझे वहां से सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे एक्चुअली सिंथेसिस कैसे करनी है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें, मैं आपको इसमें बताता हूं कि अब करना क्या है। चलिए, तो इसका अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, आप समझ में आ गया? नहीं, ओजोनोलाइसिस की जगह सिंपल हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां पर जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, वो डिस्टर्ब हो सकती है। समझ गए मेरी बात को? अगर सिंपल हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, सी डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्योंकि अब भी ये इनोलाइजेशन यहां पॉसिबल है। तो अगर तुम ऐसा कोई रिएजेंट ले लोगे जहां इनोलाइजेशन हो सकता होगा, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी बेटा, वहां से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो सकती है। तो कुल मिलाकर बस इतनी सी बात है कि अगर आपने यहां पर कुछ भी ऐसा रिएजेंट ले लिया जो इसको तोड़ने के साथ साथ इसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हाइड्रोलिसिस इस्तेमाल नहीं करिए, ओजोनोलाइसिस इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलो प्रीतम, समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, ओके। चलिए, अब हम आपको ना इसमें आपसे ये बताते हैं कि किस तरीके से आपसे ये सवाल पूछेगा। आपको ये दे देगा, वैसे आपसे छोटा पूछता है, लेकिन मैं आपको ना प्रैक्टिस करा रहा हूं तो आपके दिमाग में आनी चाहिए बात। आपसे पूछा क्या जाएगा, जैसे आपके पास ये है, अब ये लिखा था ना मैंने, आपसे पूछेगा इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ। क्या पूछेगा? प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ। तो अगर आपसे कह रहा है कि इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, इसका मतलब ये है कि आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें ये बताओ कि कौन सा रिएजेंट या एलिमिनेशन इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो, ये मतलब है इसका। जैसे आपने कहा कि इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, यानी कि डिस्कनेक्शन अप्रोच का इस्तेमाल करके ये बताओ कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसको ब्रेक करके आप इनिशियल रिएक्टेंट और रिएजेंट्स को डिस्कवर कर सकते हो या बता सकते हो। तो हमने क्या इसमें डिस्कवर किया भैया, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें? एक तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कायरल एमीन, ये पक्की बात है। देखो ध्यान से देखो, इसके साथ फिर हमें क्या लेना पड़ेगा दूसरे स्टेप में, एलडीए यानी बेस, और इसके साथ हम इलेक्ट्रोफाइल लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर सी क्या लेंगे हम? ओजोनोलाइसिस। और ये जो आइडिया हमको लगा हुआ है, ये 3 स्टेप की सिंथेसिस है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, और इन तीनों को मिला के आप ये बना सकते हैं। और टारगेट मॉलिक्यूल ये बनेगा तो किससे बनेगा? ये स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल होगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन के साथ आप इन रिएजेंट्स को इस सीक्वेंस में मिक्स करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो मेरी बात समझिए, आप इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में आप टारगेट मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और उसके प्रॉपर कौन सा सिंथॉन होता है, और प्रॉपर कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, यानी ऐसा कौन सा नेम रिएक्शन या रिएजेंट होता है जिसका यूज करके आप उस सिंथॉन को बना सकते हो या सिंथेटिक इक्विवेलेंट को ऑब्टेन कर सकते हो। यही आपको पढ़ना है इसमें, और इन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे आप, उतना आपको आएगा। चलिए, समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर के हिसाब से ये बताता हूं कि इसमें कौन कौन सा आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखना है और उसको पढ़ना है। चलिए, तो मैंने समझा दिया आपको, यही चीज होगी बस। और ऐसा नहीं इसकी कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। पहला स्टेप, स्टेप 3 लिख लो भाई, स्टेप 3 लिख लो। स्टेप 2 तक मैंने बता दिया था। स्टेप 1 क्या था? चूज द करेक्ट बॉन्ड टू डिस्कनेक्ट। स्टेप 2 क्या था? मेक अ प्रॉपर सिंथॉन जो अप्रोप्रिएट हो। एंड स्टेप 3 डिस्कवर, डिस्कवर होता है, डिस्कवर ही कह सकते हैं भाई, अपना दिमाग चलाओ। डिस्कवर और फाइंड, डिस्कवर और फाइंड प्रॉपर रिएजेंट्स, प्रॉपर रिएजेंट्स
और reagent scheme as proper synthetic equivalent to make the target molecule. Synthetic equivalent to make the target molecule. To make the TM लिख देता हूं, TM का मतलब टारगेट मॉलिक्यूल। मतलब आपको ऐसा कोई नेम रिएक्शन या रिएजेंट जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ढूंढना है जो ये प्रॉपर प्रोडक्ट बना सके, टारगेट मॉलिक्यूल बना सके जो आपको यहां पर दिया गया है। ये 3 स्टेप होते हैं बस। ओके परफेक्ट, नोट कर लो भैया इसको, ठीक। डिस्कवर और फाइंड द प्रॉपर रिएजेंट और रिएजेंट स्कीम एज अ सिंथेटिक प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट टू मेक द टारगेट मॉलिक्यूल। ओके परफेक्ट। चलिए देखिए इसमें अब क्या क्या है थोड़ा इसको देख लिया जाए इस हिसाब से। स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ध्यान रखिएगा। तो देखो ये बना के दिखाया हुआ है, इसको देखो। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। ये टारगेट मॉलिक्यूल तो भैया ये है ICI-D71114, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। बट दोबारा देखो टारगेट मॉलिक्यूल ऊपर लिखा हुआ है, ये है टारगेट मॉलिक्यूल। आप अगर नोट कर सकते हो तो टारगेट मॉलिक्यूल को नोट कर लो। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं यहां से जूम करके। टारगेट मॉलिक्यूल को यहां से ना हटा देता हूं। इसमें देखो, हाँ ये नोट कर लो, टारगेट मॉलिक्यूल नोट कर लो। इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा जो मैं समझाऊंगा। एंटी ओबेसिटी ड्रग है ये, ICI-D71114 एंटी ओबेसिटी ड्रग, ठीक। ये टारगेट मॉलिक्यूल है। इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच का इस्तेमाल करके आप लोग को कैसे सिंथेसाइज करना है वो इसमें दिखाया गया, मैं समझा रहा हूं। और भी एग्जांपल होंगे बेटा, मैं एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहला कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेगा वो थोड़ा देखो यहां पे। सबसे पहला कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया हुआ है, देखो अभी तो टारगेट मॉलिक्यूल है नो डाउट। यहां देखो हमारे पास अभी क्या है, ये इनिशियल सबस्ट्रेट निकाला हुआ है, ये पैराडाइहाइड्रोक्सी आपका बेंजीन कह सकते हो। हाइड्रोक्विनोन होता है ना, उसी पैराहाइड्रोक्विनोन का ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। तो हमने क्या किया देखो, पहले BnCl लिया है। अभी BnCl क्या है, ये है बेंजाइल क्लोराइड। और ये कब होगा, जब आप इसको 1 इक्विवेलेंट लोगे, 1 इक्विवेलेंट लोगे बेस के साथ। सोडियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम हाइड्राइड लोगे 1 इक्विवेलेंट, और इस इलेक्ट्रोफाइल को भी 1 इक्विवेलेंट लोगे, तो क्या होगा, दोनों में से एक का O- बनेगा और आपका फिर वहां पे OBN हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, इसमें सोडियम हाइड्राइड लेना है 1 इक्विवेलेंट, इसको आयनाइज कर देना है। इतना बड़ा मैंने पेपर में सवाल नहीं देखा, मैंने पूछा हुआ। पेपर में छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप MSc में हैं तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में या आपके किसी और रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। फिर क्या करो, बेंजाइल ले लो। बेंजाइल क्या होता है बेटा, PSCH2 को बोलते हैं बेंजाइल, शॉर्ट में BN बोलते हैं। तो PSCH2 इन्होंने Cl लिया हुआ, Cl अटैक करा जिसका है ना, ये बन गया तुम्हारा। तो पहला क्या हुआ, OH OBN हो गया। फिर दूसरे वाले पे क्या किया, फिर से बेस लिया 1 इक्विवेलेंट 1 EQ। अब फिर देखो इस वाले OH का प्रोटॉन निकाल के उस पे ये 1,2 डाई ब्रोमो जोड़ रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, बेंजाइल एमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां लगा रहे हैं NHBN SN2 के थ्रू, SN2 हो रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, H2 ले रहे हैं। H2 क्या है भैया, H2 वो रिएजेंट है
जो ओबियन को डीप्रोटेक्ट करके OH में चेंज करता है। तो ये जो O बेंजाइल है ना, इसका OCH2PH बॉन्ड है, तो OCH2 वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने लिया है H2 बेस रिएजेंट। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि दिस इज द हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ OC बॉन्ड, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ OC बॉन्ड अब बेंजाइलिक ईथर, ये हो गया OH। फिर इस OH का प्रोटॉन निकाल के क्या किया गया है, देखिए इस OH का प्रोटॉन निकाला गया है, और देखिए ये पहले ये कहां से लाया गया है, देखिए हमारे पास है ये NH2COMe, इसको यहां अटैक करा के पहले ये बना दिया गया। फिर हमको यहाँ इस Cl को हटाना है, तो हमारे पास ये OH है, इसके पास बेस से प्रोटॉन निकाल के यहाँ अटैक करा दिया, तो यहाँ जैसे ही अटैक कराओगे ये बन जाएगा ये वाला स्पीसीज, ये CO NH, और ये इसको R2 मान लिया है, इस वाले को R2 मान लिया है, तो ये R2 हो गया। फिर बेस लगाया, फिर से यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इपॉक्साइड की ओपनिंग कर दी, ये बन गया। और H2 का इस्तेमाल करके बेटा यहाँ पर देखिए क्या किया है, लास्ट में H2 का इस्तेमाल किया गया है, और कहीं डीप्रोडक्शन हुआ है, रुक जाइए, तो हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल देख लेता हूं मैं। स्टार्टिंग मटेरियल में बिल्कुल NBN को हटाया गया है, बिल्कुल NBN को NOH में चेंज कर दिया गया, रुक जाइए, ये NBN को हटा करके NH में चेंज करने के लिए यहाँ पे H2 का इस्तेमाल किया गया और टारगेट मॉलिक्यूल बन गया है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर ये सब तामझाम आपको नहीं पढ़ना है, ये तो सिंथेसिस हो गई। यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन है उसका मतलब समझिए, ये तो इसको तो मैंने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि यहाँ पर जो दिया था उसके हिसाब से मेरे को ये बताना था, लेकिन आपको यहाँ पर जानना क्या है, सुनिए मेरी बात, आपको ये इतनी बड़ी सिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं, आपको लेना देना है वो किस बात से, उसको थोड़ा देखिए। सिंथेटिक इक्विवेलेंट में इन सब का मतलब क्या होता है, 1 2 1 3 इन सब का मतलब क्या होता है वो थोड़ा देखिए। इसमें मैंने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, बट यहाँ थोड़ा देखिए क्या है इसका मतलब, ये दिखाया गया है, देखिए ये, इनको थोड़ा समझिए। देखिए हमारे पास ये एस्टर है ना, अगर इस एस्टर को डिस्कनेक्ट करोगे तो कहां से डिस्कनेक्शन होना चाहिए, एस्टर को डिस्कनेक्ट करोगे तो मुझे यहां से डिस्कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, चूज द करेक्ट बॉन्ड टू डिस्कनेक्ट। तो अगर कोई एस्टर है तो उसमें प्रॉपर बॉन्ड ये होना चाहिए जिसको मैं डिस्कनेक्ट करूं, और इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे एक OH मिलेगा और एक मुझे यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा जो जिसमें बढ़िया लीविंग ग्रुप है। जैसे मैं इसको तोड़ता हूं बेटा, तो मेरे पास 2 फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक मेरे को ये मिलेगा, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया मेरा सिंथॉन। तो सर करेक्ट सिंथॉन क्या हो गया भैया, करेक्ट सिंथॉन हो गया O- और CO+PH। अब तुमसे कोई पूछे इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, तो भैया PHCO पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये कार्बोकैटायन है, इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, PHCOCl। यानी कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट के हिसाब से टारगेट स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्टेन करना ही आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। तो इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, PHCOCl, और इसका क्या होगा भैया, इसका हो गया अल्कोहल, इसका हो गया अल्कोहल। यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट में आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी इमेजिनरी ब्रेकिंग के बाद जो प्रॉपर सिंथॉन बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने इस सिंथॉन को डिस्कनेक्ट मतलब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ PHCO+ है, तो O पे प्लस तो हो नहीं सकता, तो मेरा ये कट गया, ये हो सकता है। तो इसके प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया, अल्कोहल, और इसके प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया PHCOCl। इसका मतलब अल्कोहल को एसाइल क्लोराइड पे मिलाओगे तो ये बच जाएगा। तो डिस्कनेक्शन में आपको ये चीजें दिमाग में फोकस रखनी है। आपसे छोटे टारगेट मॉलिक्यूल देगा, आपसे उसकी सिंथेसिस पूछेगा। कभी आप अगर एमएससी में है, मान लीजिए आपसे कोई कठिन सवाल पूछता है तो बड़े टारगेट मॉलिक्यूल का भी पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले आप छोटे छोटे सबस्ट्रेट की प्रैक्टिस करिए। और नेट और गेट के पेपर में और जैम के पेपर में तो बड़े आसान आसान सवाल आते हैं, तो आपको केवल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ही प्रैक्टिस करना है, बड़ा नहीं लेना एग्जाम पर। और मैं बताता हूँ, देखिए आपको ये तो मैंने समझा दिया, मैं और समझाता हूँ। मैंने आपको बता दिया पहला स्टेप, choose the correct bond to disconnect, make a proper synthon, and then discover or find the correct reagent or steps or reagents to as a synthetic equivalent to make the target molecule. That's it. यहाँ देखिए, अब जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास ये मॉलिक्यूल जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ आपको।
अब जैसे मैंने अगर ये मॉलिक्यूल देखा तो अच्छा आप सोचोगे, सुनो आप सोचोगे, आप मुझसे पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। तो आपको इसका जवाब मैं देता हूं। आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है कि आपके हिसाब से सबसे कमजोर बॉन्ड कौन है, या किसी बॉन्ड को बनाना कहां ज्यादा आसान है। मेरी बात समझ नहीं होगा क्या बोला आपको। किसी भी सबस्ट्रेट में आप उस बॉन्ड को तोड़ते हो जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, या जिसको बनाने के लिए आपको आसानी से रिएजेंट मिल जाएंगे और मैकेनिज्म के थ्रू आप उसको आसानी से बना सकते हो। मेरी बात सुनो मैंने क्या बोला। जैसे मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है और मेरे पास ये इतनी सारी जगहों पे बॉन्ड है, तो मैंने इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्यों चुना, क्योंकि मैं इसको आसानी से बना सकता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एसाइल क्लोराइड मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एमीन मिल जाएगा। तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे स्टार्टिंग प्रपोज स्टार्टिंग मटेरियल ये होना चाहिए और ये आसानी से मुझे मिल जाएगा, ये तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो ये इजीली अवेलेबल होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, हैजार्डस नहीं होंगे। इन सब चीज के हिसाब से हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये हम ले सकते हैं। तो डिस्कनेक्शन में कौन सा बॉन्ड तोड़ना है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमने या सिंथॉन हमने बनाया है उसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से मिल रहा है और बहुत ही आसानी से हम उसको सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो क्यों? क्योंकि देखो हमने जो तोड़ा हमें पता चला भैया कि ये एसाइल क्लोराइड है। देखो कई सारी चीजें, ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, सीएल बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। तो सारी मैकेनिज्म सब कुछ इसको ओके कर रहा है कि हाँ इससे यूज करके तुम इसको आसानी से बना सकते हो। तो इन सब कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मतलब मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई रिएजेंट, कोई प्रॉपर नेम रिएक्शन या कोई ऐसा कोई रिएजेंट है जिसके लिए सारी कुछ फेवरेबल है, मतलब ऐसा कोई रिएक्टेंट जिसके लिए सब कुछ फेवरेबल है, प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद है, प्रॉपर उसके रीजन भी मौजूद हैं, प्रॉपर नेम रिएक्शन भी मौजूद हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोलेंगे। और ऐसा कोई भी बॉन्ड तोड़ने से अगर वो हमको प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल सकता है या सिंथॉन मिल सकता है तो हम उसको तोड़ेंगे। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना है। क्या कर रहे हो कि अनदर साइड NH का और किसका बॉन्ड तोड़, इसका इधर से बोल रहे हो, इधर से ये वाला बॉन्ड बोल रहे हो, ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ोगे बेटा? इसके प्रॉपर तुमको कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा बता? ये कह रहे हो ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, लो मैंने तोड़ दिया, लो इसको तोड़ोगे तो यहाँ बेंजीन पे कुछ आएगा। ये देखो बेटा इस वाले बॉन्ड को तुम तोड़ोगे तो बेंजीन पे कुछ भी आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और तुम बेंजीन पे कोई रिएक्शन नहीं करा सकते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करा सकते, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आसान नहीं होगा, तो उसको नहीं तोड़ सकते है ना। बॉन्ड वही तोड़ो जिसके तोड़ने के बाद आपको उसके प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल जाए। मेरे पास समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ गई। अब मैं ना आपको एक पेपर का सवाल करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। कुछ और ले लो क्या? कुछ और ले लेता हूँ पहले, कुछ और ले लेता हूँ। ये लो यहाँ देखो, इसको देखो, हाँ इसको देखो। देखो अब यहाँ पर हमने ये वाला लिया, यहाँ पर इसके से COCl मिल जाएगा है ना, और इससे हमको क्या मिल जाएगा? ये हाइड्रोजीन है, सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन, और ये COCl हो गया। तो हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक। तो प्रॉपर सिंथॉन बना लेना इसके लिए, और प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास है। इसको देखो, इसमें भी वही है। देखो अब इसमें क्या है, एक और बन सकता है, थोड़ा देखो ध्यान से, एक और गजब की चीज है, एक और है इसमें, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखो लिखा हुआ है। अब बेटर कौन सा है? देखो आप बताओ, ये वाला बेटर है या ये वाला बेटर है? इन्होंने एक और बनाया है, ये वाला लिया है एनहाइड्राइड, और एक ये वाला लिया है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और एक ये लिया हुआ सिंथेटिक इक्विवेलेंट। देखिए किसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिए गए हैं। ये वाला लिया गया है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया गया है, और ये वाला जो ये वाला लिया गया है, ये वाला किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया गया है? ये केवल इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की।
इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बढ़िया है बताओ, मुझे बताओ भैया कौन सा बढ़िया है, हाँ बताइए, बोल के बता सकते हैं मुझे आप, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया और ये CO प्लस बनाया, उधर देखिए वो नीचे लिखा हुआ, ऊपर भी लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये वाला प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसके लिए या ये वाला? सर फर्स्ट वन। सुनो, अगर पहला वाला लोगे ना, सुनो मेरी बात, पहला वाला इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि पहला वाला जो है वो अगर लोगे, ठीक, पहला वाला लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ साथ यहां भी अटैक कर सकता है या फिर एसिड बेस रिएक्शन भी दे सकता है। बात सुनो मेरी बात को, यही तो कमाल की बात है। अगर तुमने इसको लेकर के इसके साथ रिएक्शन कराया तो ये NH2 है न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल के नजरिए से देखो तो यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी कर सकता है। आप कहोगे सर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, नो डाउट, मैं आपकी बात मान लिया, लेकिन यहां तो अटैक करने की कुछ पॉसिबिलिटी है ना। और एक बात और, ये NH2 बेस है तो ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। तो बताओ फिर अच्छा कैसे होगा, बताओ फिर अच्छा कैसे हुआ? अच्छा हुआ जब ये लोगे, देखो, हाँ वाला जो है ये प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यही तुमको बस दिमाग में तुमसे पेपर में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? ये वाला ज्यादा सही है, क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको लेकर के अगर अटैक कराओगे तो पहली बात देखो दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सेम है, और खुलने के बाद O माइनस हो जाएगा और वो OH में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमने ये साइक्लिक एनहाइड्राइड लिया है यहाँ पर, ये ज्यादा प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसके कंपैरिजन में, जब तुम ये बनाना चाहते हो। आप लोग मेरी बात बताइए, समझ में आ गई आपको? श्रुति यस सर। आ गई ना समझ में? हाँ, यही चीज तुमको बस इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, ये बढ़िया है या ये बढ़िया है। ये बढ़िया नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटीज भी आ जाएंगी, और अगर साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे तो फिर ये अच्छी नहीं आएगी, ठीक है? चलो और बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हो, यहाँ पे देख लो, ये सब आप नोट कर लेना ना। देखो यहाँ पर भी इस बॉन्ड को थोड़ा तो इससे NH2 मिल गया, पैरामिनोफिनॉल, इसके करस्पॉन्डिंग एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। ये एसाइल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो आपको समझ में आया ये कैसे किया है? सी चूज द करेक्ट। अच्छा, इधर से क्यों तोड़ा? क्योंकि इससे एसाइल इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है आपको। इससे क्या मिल रहा है? एसाइल इलेक्ट्रोफाइल। और हमें पता है कि एसाइल इलेक्ट्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग ये भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से मौजूद है और ये वाला भी मौजूद है। एसाइल क्लोराइड भी आसानी से मौजूद है, एसिटाइल क्लोराइड भी आसानी से मौजूद है, और एसिटिक एनहाइड्राइड भी आसानी से मौजूद है। तो जो आसानी से मौजूद है, जिससे आसानी से आप वो सिंथॉन बना सकते हैं या उस सिंथॉन से को जनरेट कर सकते हैं, वो हमारा बढ़िया माना जाएगा। आ गया समझ में? Choose the correct bond to disconnect. So I choose this bond to disconnect because it will make a proper synthon, and then we have proper synthetic equivalent with the corresponding to those synthetic equivalent to those synthons, and I can easily make that target molecule with the help of those synthetic equivalents. समझ में आ गया ना? अब थोड़ा और देखो, अब थोड़ा और देखो, फिर एक सवाल भी दिखाता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें ना ये अभी और आगे दिखाऊंगा, तुम थोड़ा सवाल देखो पहले, फिर तुम्हें ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। एक पेपर का सवाल देखो, पेपर का सवाल देखो, गेट का सवाल देखो, गेट का सवाल तुम गेट 2017 में 16 में सवाल पूछा गया था, मैं चेक करते हैं 2017 में। एक मिनट, कौन सा है? 17 है, 16 में। हाँ ये रहा सर, ये देखो। नहीं ये नहीं, इस तरह का छोटा सवाल होता है। हाँ ये रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 क्वेश्चन नंबर 40 गेट 2016 का सवाल है। देखो हल्का से जूम करता हूँ।
हाँ बस इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। बताओ भैया, सवाल आपको साफ से दिख रहा है बढ़िया से? Among the following, the transformation that can be accomplished using the Ampolang region. Ampolang concept. Actually, this is the disconnection approach. You have this target molecule. This is the target molecule. This is the target molecule. And this is the starting material. You should use Ampolang concept. जैसे यहाँ लिखा हुआ है Ampolang concept. Ampolang का मतलब होता है reversal of polarity. You should use the Ampolang concept to make the product. देखो मैं बताता हूँ तुमको कितना प्यारा तरीका है मेरा तरीका। Ampolang यहाँ तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो Ampolang में यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसमें से तो मतलब चौथा कट गया, तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे ये भी कट गया। एक चीज और देखो, और बताओ भैया, और बताओ, ये एल्काइन है CH3CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, 4 कार्बन का है, एस्टेल्डिहाइड भी है एंड ये भी है। मुझे बताइए इसमें कौन सा सही होगा? Ampolang तो आप भी जानते हैं, Ampolang का मतलब था रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तुम्हारे पास ये 4 सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ऐसा समझो, और तुम्हारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है। अब मैं कहता हूं सिंथॉन का मतलब समझो, या तो इधर से तोड़ दो बॉन्ड को, इधर से तोड़ोगे तो एक तो ये बनेगा, एक फ्रेगमेंट ये बनेगा, है ना, एक वैसा बनेगा। ठीक, अब Ampolang का मतलब होता है यहाँ पे माइनस लाना है, रुक जाओ, यहाँ पे माइनस लाना, रुको। Ampolang का मतलब तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए, एक तो ये फ्रेगमेंट हुआ, CH2 माइनस ये वाला, ये फ्रेगमेंट हुआ, और एक फ्रेगमेंट ये हुआ। तो Ampolang का सीधा सीधा मतलब होता है कि कुछ ऐसा करो कि जो चीज पहले प्लस हो वो निगेटिव हो जाए, और फिर बाद में फिर से प्लस में चेंज हो जाए। Ampolang का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो किसी फंक्शनल ग्रुप की पोलैरिटी को बीच में रिवर्स कर दे, और फिर बाद में फिर से उसको वही उसी पोलैरिटी में गेन करा दे। सुनिए मेरी बात, तो इन्होंने क्या किया ना, इन लोगों ने CH3 लिया हुआ है ना, CH3CH2 भी लिया हुआ है। अब मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताइए कि जो ये आपको ये अल्काइन दिया गया है, इसमें तो लग ही नहीं रहा है कि किसी तरीके से बॉन्ड को तोड़ा गया है, लग रहा है आपको? इससे आप ये बना रहे हो, ठीक, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें 4 कार्बन पहले से हैं, 1 2 3 4 कार्बन पहले से हैं, इन्हीं का ऑक्सीडेशन करके इस कीटोन को बनाया गया है। तो इसमें तो कहीं कुछ बॉन्ड तोड़ा ही नहीं गया है, सिर्फ बनाया ही गया है। इसमें तो कहीं कुछ बॉन्ड तोड़ा ही नहीं गया, और वैसे भी इसकी पोलैरिटी कुछ नहीं है यहाँ पे, ये न्यूट्रल है एक तरीके से। ये दोनों कार्बन क्या है, सेम ही तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, और यहाँ पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ पोलैरिटी रिवर्सल तो हो नहीं रहा, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि पोलैरिटी रिवर्सल यहाँ पे नहीं है। तो हम ऑप्शन तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तीसरा भी कर गया, तो तीसरा यहाँ है, ये भी कर गया है। अब देखिए कितना प्यारा इन्होंने ऑप्शन सेट किया है, इन्होंने खाली दूसरा भी दिया है और पहला दूसरा भी दिया हुआ है, यानी यहां से भी काम नहीं बनेगा। ठीक, तो मेरी बात सुनिए, ये जो है ये इनॉल ईथर है, ये क्या है, इनॉल ईथर है, और ये है एल्डिहाइड। सुनिए मेरी बात को, आपके पास ये है डबल बॉन्ड और OET, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी डबल बॉन्ड पे अगर OR ग्रुप हो से बोलते हैं इनॉल ईथर। क्या कहते हैं बेटा, इनॉल ईथर। और इनॉल ईथर की खासियत होती है कि उसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, जिसकी वजह से उसके ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसका ईथर बॉन्ड कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही आप इसको H+ वाटर के साथ यूज करते हैं, पहले तो यहाँ प्रोटोनेशन हो जाता है, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रियल चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले तो क्या है, कंजुगेशन हुआ, इसका कंजुगेशन हुआ तो इस कार्बन पे नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, ये तो बनी इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे ही नेगेटिव ने प्रोटॉन को लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज रियल हो गया, पॉजिटिव चार्ज अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो अभी तो इसका चार्ज कैसा है, फॉर्मल चार्ज है। लेकिन जैसे ही इस नेगेटिव पर अपना H+ जोड़ा
वैसे ही इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रियल हो गया। पॉजिटिव चार्ज के रियल होते ही इसका बॉन्ड बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आते ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ गई तो बॉन्ड वीक हो गया। अब फिर वाटर ने क्या किया बाबू, वाटर ने इसको तोड़ा और इसको कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। तो इसका आंसर पहला और दूसरा इसलिए होगा क्योंकि जिस एल्डिहाइड से आप चल रहे हो उस एल्डिहाइड से ही आप इसको बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब जो पहला वाला दिया है इनॉल ईथर, उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके आप आसानी से एस्टेल्डिहाइड बना सकते हो। इसका मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, अगर पहला सही तो दूसरा भी सही होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर सी नहीं होगा। लेकिन मैं इसमें आपको बताता हूं अम्पोलन का क्या मतलब है। पहले आप लोग बताइए, आपको सवाल समझ में आ गया? इसमें पहला तीसरा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें पहले भी ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन की पोलैरिटी पॉजिटिव थी और यहां पर अभी भी कैसी है, पॉजिटिव है। तो अम्पोलन का मतलब है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी पोलैरिटी रिवर्सल नहीं हो रही है, क्योंकि आपको बस क्या करना है, इस OTR को तोड़ना है, OH में कन्वर्ट करना है और फिर उसको ऑक्सीडाइज करके C डबल बॉन्ड में चेंज कर देना है। तो पोलैरिटी रिवर्सल कहीं भी नहीं हो रही बीच में। नहीं, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है बाबू, ये उसके जैसा है, लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन दूसरी चीज होती है, मैं बताता हूं आपको। दूसरा, ये तीसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि तीसरे वाले में आपने एल्काइन लिया हुआ है। अब 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, आप सीधे सीधा इस पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। इसका मतलब इस एल्काइन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और किसी भी एल्काइन का ऑक्सीडेशन का कैसे किया जाता है, या तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन से कर दो, या फिर तुम जो है वो हाइड्रोपोरेशन से कर दो, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से कर दो। तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन से करोगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से करोगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। तो यानी यहां पर भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी तरह का पोलैरिटी रिवर्सल नहीं हो रहा है। पोलैरिटी रिवर्सल का मतलब होता है अम्पोलन, यानी कि यहाँ किसी भी तरीके से पोलैरिटी रिवर्सल नहीं हो रहा है, यानी साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अम्पोलन नहीं हो रहा है। और ये मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। एनी इनॉल ईथर when any OR group is present on double bond, then that can be easily hydrolyzed with the help of acid into corresponding double bond O, C double bond O, because through resonance that oxygen will gain a positive charge and उसका ईथर बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और अगर उसका ईथर बॉन्ड कमजोर हो जाएगा that will can be easily hydrolyzed. So आप मुझे बताइए, बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको, हाँ बताओ बेटा। सर जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी तो सर दोनों कार्बोनाइल सेंटर है, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं कि वो भी उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें भी सर नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसे। सुनना ध्यान से, समझना इस बात को, मैं बता रहा हूँ कैसे। अम्पोलन अगर पढ़ी होगी तो ये बात तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी, लेकिन अम्पोलन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये बात नहीं समझ में आएगी। देखो स्टार्टिंग मटेरियल ये है, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएजेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, जैम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी बहुत पूछा जाता है सवाल। तो आपने क्या किया, इसके ऑक्सीजन को हटा के थोड़ी देर के लिए आपने इसमें डाईथायन बना लिया। ये क्या है, 1,3 डाईथायन, ये रिएजेंट है। फिर आपने क्या किया, इस पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम इस्तेमाल किया बेस। और चूंकि सल्फर की वजह से ये कार्बन आयन एसिडिक होगा, मतलब ये प्रोटॉन एसिडिक होगा सल्फर की वजह से, तो आपने क्या किया, इसमें एक कार्बन डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, इस कार्बन की पोलैरिटी अभी क्या थी, इसमें प्लस थी, अभी क्या है, इसमें नेगेटिव है। इसमें एक और रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। ये कार्बन बन गया तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, पॉजिटिव थी पहले शुरू में, अभी बीच में क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब हमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है हमें यहाँ पे CH3CH2, तो ले लेते हैं CH3CH2 Br ले लेते हैं। चलो तो Br हमने इस पे जोड़ लिया है। CH2 मिथाइल, ये जुड़ गया इस पे। फिर क्या किया, हमको दोबारा इसको डबल बॉन्ड में चेंज करना है, तो इसमें हमने क्या लिया, मर्क्यूरी क्लोराइड वाटर। ये आप जैम वाले बच्चे भी नोट कर लीजिएगा, जैम वाले बच्चों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट वालों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके हाइड्रोलिसिस हो गई, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया इस तरीके से, दो इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, ये कार्बन पे 2 H आ गया, और फिर इसकी वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, तो बन गया आपका ये कार्बन मॉलिक्यूल। अब थोड़ा देखिए ये क्यों यहाँ पर सही है आपका, क्योंकि आपने इसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया था उसकी जो पोलैरिटी थी वो पॉजिटिव थी,
और बाद में भी पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है। लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन आपने जो रिएजेंट इस्तेमाल किया, उस रिएजेंट ने इसकी पोलैरिटी बीच में इसकी रिवर्स कर दी। देखिए इसकी पोलैरिटी बीच में रिवर्स कर दी। तो वो रिएजेंट जो किसी एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे, वो रिएजेंट जो किसी एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, या उसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देती है बीच में, इन बिटवीन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड अम्पोलंग रिएजेंट। दैट इज कॉल्ड अम्पोलंग रिएजेंट। इसका मतलब ये जो डाइथाइन आप ले रहे हैं 1,2-डाइथियोल, ये 1,2-डाइथियोल भी ले सकते हैं, 1,3-डाइथियोल भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 लिया जाता है बेटा, इसको लुईस एसिड की प्रेजेंस में लिया जाता है BF3। BF3 भी ले सकते हो, H+ भी ले सकते हो, BF3 भी ले सकते हो या H+ भी ले सकते हो एज अ कैटलिस्ट। उसको बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। क्यों? क्योंकि उसके जुड़ते ही आपने इस कार्बन पे सल्फर जोड़ दिया और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया, और फिर तुरंत आपने बेस इस्तेमाल किया। जैसे ही बेस लोगे, इस कार्बन पे कार्बोनाइल बन जाएगा और इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो यही है अम्पोलंग। अब फिर तुमने रिएक्शन करा दिया, तो तुमको मैंने अम्पोलंग तो समझा दिया। अब तुम कह रहे हो चौथे वाले में सर अम्पोलंग कैसे नहीं होगा? तुम खुद बताओ, जब तुम इससे इसको बनाओगी तो OTR को तुम पहले किस में चेंज करोगी? OH में चेंज करोगी, और फिर उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कीटोन में चेंज कर दोगी। तो क्या बताओ उसमें बीच में कहीं पर भी, यहां पर मान लो पॉजिटिव था, तो क्या बीच में कहीं पर भी निगेटिव हुआ? क्या कुछ ऐसा बना क्या जिसने इसको नेगेटिव बनाया बीच में? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। यहां हो रहा है। एक और रिएजेंट है, जैसा अभी तरुण ने बोला, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन लाइक कह सकते हो बेटा, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है। तो अम्पोलंग रिएजेंट का मतलब सुनिए, अम्पोलंग रिएजेंट का मतलब वह रिएजेंट, those reagent that those combination of reagent या those reagent which added on the carbonyl carbon of aldehyde and reverses its polarity from electrophilic to nucleophilic, and then again after the product formation that will be electrophilic। देखिए सुनिए, पहले इलेक्ट्रोफिलिक था, बाद में भी इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन रिएक्शन के बीच में इसकी पोलैरिटी बदली। किसकी वजह से बदली? अम्पोलंग रिएजेंट की वजह से। क्योंकि इन दोनों को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इसमें भी अम्पोलंग पॉसिबल है, इसमें भी अम्पोलंग पॉसिबल है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट होगा फिर अम्पोलंग करेगा। आप बताइए, आपको समझ में आया इसमें चौथा क्यों गलत है? समझ में आ गया बेटा? स्नेहा समझ में आ गया बेटा? इसमें एक और अम्पोलंग रीजन आप ले सकते हो, वो भी नोट करिए। सुनो, एक और ले सकते हो, वो भी लिख लो। जो अभी हमसे सवाल अभी पूछ रहा था तरुण, उसका मैं आंसर देता हूं। इसमें ये ले सकते हो एक और रिएजेंट, Me3SiCN। CN माइनस ले सकते हो, अम्पोलंग वो भी कराता है। इसको ले सकते हो तुम ZnI2 की प्रेजेंस में, और फिर तुम इस पे क्या होगा, ऐसा जोड़ दोगे, ये CN जोड़ दोगे। CN की वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तुम यहां बेस ले लोगे, इसमें कार्बोनाइल बन जाएगा। ठीक, इसमें कार्बन बन जाएगा, जो यहां पर इसको एसिडिक कर देगा, मतलब कि स्टेबलाइज कर देगा, मतलब पोलैरिटी रिवर्सल हो गई इसमें। फिर तुमने इलेक्ट्रोफाइल ले लेना, ये वाला बस जुड़ जाना है ये वाला, फिर लास्ट में इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। OSi3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप और रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो रिएजेंट भी ले सकते हो। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पर F- बेस्ड रिएजेंट लेके कोई हाइड्रोलाइसिस करा दी, या फिर सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा दी, एसिडिक या बेसिक, ये दोबारा डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो एक और रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, साइनाइड बेस्ड। तो इसको हम बेंजोइन कंडेंसेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं तरुण बेटा, क्योंकि हम किसी भी एल्डिहाइड के कार्बोनाइल, पहली बात तो बेंजोइन कंडेंसेशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? एरोमेटिक। ये कैसा एल्डिहाइड है? एलिफेटिक। तो इसलिए बेंजोइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमने अम्पोलंग करा दिया, तो अगर किसी भी एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन पे साइनाइड रिएजेंट का इस्तेमाल करके अम्पोलंग कराया जाता है, यानी उसको कार्बोनाइल बनाया जाता है, और फिर दूसरे किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अगर CC बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू, तो उसे कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बेंजोइन नहीं है, यहाँ पर तो SN2 है। अम्पोलंग के बाद कैसा है? CC बॉन्ड फॉर्मेशन है थ्रू SN2।
तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं, क्या समझ में आ गया क्या आपको? सर जहाँ भी बेस होता है वहाँ अनप्लग होने के चांसेस होते हैं ना? क्या क्या क्या? सर कहीं भी अगर हम बेस लेते हैं, कोई भी बेस लेते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर हाँ, बेस ले लिया, नेगेटिव चार्ज आएगा, उसके बाद बेटा? सर मैं ये बोल रही हूँ, अनप्लग जो कंसेप्ट है वो बेस की प्रेजेंस में लगेगा ना, क्योंकि बेस लेने हाँ से हाँ 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 हाँ, मतलब कि डाइथायन के बाद बेस लेना पड़ेगा और साइनाइड के बाद भी बेस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना बेस के एम्पोलन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिना बेस के एम्पोलन नहीं होगा, बेस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको पहले वो रीजन लेना पड़ेगा, साइनाइड या डाइथायन, तभी एम्पोलन होगा। आपको सवाल समझ में आ गया बेटा? यस सर। आप सुनिए, यहां पर डिस्कनेक्शन का क्या मतलब है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी बच्चे। अगर मैं कहूं कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला सिंथॉन के लिए सिंथोटिक इक्विवेलेंट चाहिए, ध्यान से देखना मेरी बात को बेटा, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये ले लो और इसके ऊपर प्लस क्या ले लो, इसके ऊपर जो है प्लस, रुको, इसके ऊपर पहले ले लो ये BF3 के साथ, या फिर BF3 ले लो अभी खाली, और उसके बाद ले लो फिर बेस। तो मैं कहता हूं कि क्या ये नहीं बन सकता? बताओ बताओ। और फिर लास्ट में फिर तुमको लेना है HgCl2। बताओ भाई, ये सब के साथ ये नहीं बनना है? बताओ, तुम जब ये जोड़ रही थी तो पहले बीच में जोड़ रहा था, फिर बेस लगा रही थी तो कार्बोनेट बन जा रहा था, अब फिर जब इसके हाइड्रोलिसिस कर रही थी सी डबल बॉन्ड में चेंज हो जा रहा था। बताओ बेटा, ले सकती हो ना? यस सर। और ये वाला उठा के यहां जोड़ दो, ये वाला उठा के यहां ले आओ, इसके साथ मिला दो, जो इसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इस वाले के साथ करस्पॉन्डिंग, उसको बेस के बाद मिला दो, तुरंत बन जाएगा प्रोडक्ट, और लास्ट में मार्केट डाल दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंथॉन के लिए हमने ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढा, इसीलिए डिस्कनेक्शन है, क्योंकि ये अम्पोलम हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमने इसी करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक सिंथॉन के लिए ये पूरी स्कीम डिजाइन करी। और हम इसके अलावा एक और क्या कह सकते हैं, अगर हम ये नहीं चाहते हैं, मान लीजिए और क्या लें, हम ये चाहते नहीं तो हम एक और ले सकते हैं स्कीम। क्या ले सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमें M3SiCl ले लें ZnI2 के साथ, फिर क्या ले लें? बेस ले लें। बेस तो हमें लेना ही है, बिना बेस के एम्पोलम नहीं होगा। और इसके बाद इसके साथ हम जो है ये जोड़ दें यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल ये यहाँ जोड़ दें आप इसके साथ, और फिर थर्ड में हमको साइनाइड को डालने के लिए क्या लेना है? हाइड्रोलिसिस, या फिर F- बेस रीजन ले लो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। सो दिस इज द वे। क्लियर? सबको क्लियर? तो ये एक सवाल मैंने करवाया। हम अभी कुछ और डिस्कनेक्शन देखते हैं, फिर हम सवाल और देखेंगे। इस तरह के सवाल पूछा जाता है पेपर में। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक? इसको लिख लीजिएगा और समझ गए होंगे आप मेरी बात को, क्या मैंने बोला। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसे कुछ डिस्कनेक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं, थोड़ा देखते हैं इनके सवाल, इनमें डिस्कनेक्शन जो दिखाए हुए हैं। बस यही आपको पेपर में करना है बेटा, यही आपको पूछा जाएगा। जस्ट डिस्कनेक्ट करो, देखो ये है कि नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हो सकता है जो हमने रिएजेंट पढ़ा है, मतलब आपकी पढ़ी हुई नॉलेज का इवैल्यूएशन, दैट्स इट। इसमें देखते जाओ सब जगह प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखते जाओ। देखो इस CO को तोड़ा तो O पे नेगेटिव आ गया, इस पे प्लस आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट थोड़ा दिखाया, थोड़ा देखो, ये देखो O नेगेटिव करस्पॉन्डिंग क्या हो गया भैया? OH हो गया। ये लो OH बेस। अगर ये O माइनस बनाना चाहते हो तो फिनॉल लेके बेस लगा दो तो ये बन जाएगा। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो गया। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या भाई? इसमें पॉजिटिव है तो कोई भी लिविंग ग्रुप ले लो, Cl ले लिया, Br ले लिया, OTS ले लिया, तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है।
क्लियर? आप सब लोग बताइए, क्लियर हो गया? इसको तोड़ना क्यों है? क्योंकि इसको तोड़ने के बाद हमको जो सिंथॉन मिलेगा उसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास है। हमारे पास प्रॉपर कोई रिएजेंट या नेम रिएक्शन है जिससे हम वो सिंथॉन बना सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। सिंथॉन का मतलब होता है इमेजिनरी फ्रेगमेंट आफ्टर द डिस्कनेक्शन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम टारगेट मॉलिक्यूल। दैट इमेजिनरी फ्रेगमेंट शुड बी प्रॉपर। There should be presence of any proper synthetic equivalent with respect to that synthon. चलिए और आगे देखो, ये देखो दिखाया गया। देखो ये कह रहा है टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है जिसको बनाना हो। रेट्रोसिंथेसिस दिखाने के लिए क्या होता है, रेट्रोसिंथेटिक एरो कैसे होता है, उल्टा होता है। डिस्कनेक्शन मतलब बॉन्ड को तोड़ना, सिंथॉन का मतलब जो इमेजिनरी फ्रेगमेंट हो, रिएजेंट का मतलब सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो जिससे आप उस सिंथॉन को बना सकते हो। जैसा डेफिनेशन दी पढ़ लेना इसको। ये देखो ऐसे कुछ गाइडलाइन दी हुई है, गाइडलाइन गाइडलाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में जाना है। इस तरह से पेपर में सवाल नहीं पूछा जाता। एमएससी में आपके पूछा जा सकता है, बट नेट के और गेट के और जैम के पेपर में सिंपल सवाल आते हैं, उनको आपको सीखना है। जैसे अब इसके प्रॉपर आपको गाइडलाइन दी गई है। देखो ये लो जैसे यहाँ देखो, इसको देखो कार्बन सल्फर तोड़ा तो इस पे नेगेटिव आ गया, कार्बन प्लस आ गया, ठीक। इसकी करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये और बेस हो गया। इसके कारण Cl लगा दिया, लो सिंपल आ गई। तो इस पे थायोफिनॉल है, बेस लगाओगे तो पहले S- बनेगा न्यूक्लियोफाइल, फिर इस पे अटैक होकर SN2 हो जाएगा, मेक द प्रोडक्ट। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस कैसे करना है, टारगेट मॉलिक्यूल देखो, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल, हर वो बॉन्ड चूज करो जिसको तुम तोड़ सकते हो, फिर उसके लिए प्रॉपर सिंथॉन बनाओ और फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढो। ये अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे पहले छोटे सवालों की प्रैक्टिस करो, फिर थोड़े बड़े सवालों की प्रैक्टिस करो, थोड़ा और बड़े सवालों की प्रैक्टिस करो, फिर यू कैन मेक द प्रोडक्ट, यू कैन मेक द एक्सपर्टाइजेशन। आपको एक्सपर्टाइजेशन एक दिन में नहीं मिलेगा, समझ गए ना। और देखिए यहाँ देखिए, इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ तोड़ो तो Br आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ ही रहा कैसे हो रहा है। इसको तोड़ोगे यहाँ से तो वही हो गया। सिंपल, जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो उतना सिंपलेस्ट करो, ठीक है। तो अब यहाँ तो यहाँ चला हमने, ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में पहले इथेनॉल H+ लगाया तो इसका एस्टर बन गया। फिर एस्टर इसका प्रोडक्शन है, तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाया, इसका मतलब इसका प्रोडक्शन कर दिया। फिर एमीन का हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया और फिर Br लगा करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, दैट विल मेक द टारगेट मॉलिक्यूल। सो आपको छोटे छोटे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए क्लियर में सवाल दिया, आपने इस सवाल की प्रैक्टिस कर लिया, आपको लगा हमें आ गया, आपको लगा हमें आ गया, ठीक है, आपको आ गया, अच्छी बात है। लेकिन आप एग्जाम में सवाल आए हैं जो, उनको ले लो, कोई अननोन सा टारगेट मॉलिक्यूल ले लो, उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। अपने पढ़े हुए नेम रिएक्शन, अपने पढ़े हुए रिएजेंट, अपने पढ़े हुए मैकेनिज्म्स के सारे कंसेप्ट को बढ़िया से इवैल्यूएट करना चाहते हो, और अगर मैं सच मेरी बात मानो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहते हो, स्पेशली सिंथेसिस में, तो तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, इसमें बढ़िया से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाकर के तुम आगे रिसर्च कर पाओगे ऑर्गेनिक से रिलेटेड। चलो और सवाल देखो। यहाँ देखो कई सारे बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। देखो जैसे देखो ए भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी, डी, सारे बॉन्ड डिस्कनेक्ट, जितने भी पॉसिबल डिस्कनेक्शन है सारे पॉसिबल डिस्कनेक्शन दिखाए गए इसमें। किसको पहले तोड़ोगे, किसको बाद में तोड़ोगे, ये सब भी डिसाइड करना होता है, बट ये प्रैक्टिस से आएगी आपको। जैसे देखो इसको थोड़ा देखते हैं, इसको सब आप अच्छे से बुकों में देख लेना, ये सब आपको अच्छे से बुक में दिया हुआ है, तो इसके सवालों में प्रैक्टिस कर लेना। वो मेरा टारगेट नहीं, मेरा टारगेट आपको सवाल समझाना है। तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन दिया है, जैसे सब देख लेना ध्यान से। अच्छा इसमें ना कुछ टर्मिनोलॉजी दी होगी, जैसे फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडेशन, ये सब भी देख लेना। जैसे तुम किसी फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना चाहते हो, मान लो अब तुम मान लो CN से COH बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे, CN से COH बनाने के लिए तुम्हें हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करना, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी कीटोन को अल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो तुमने जो जो रिएजेंट्स पढ़े हैं, जो जो नेम रिएक्शंस पढ़े हैं, जो जो मैकेनिज्म पढ़ी है, उनका इस्तेमाल तो तुम्हें करना ही करना है। अब उनको तुम कुछ नाम दे दो, ठीक, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ,
इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ, तो तुम कहोगे कि सर एक काम करिए ना, ये वाला ले लीजिए, और मैं कहूंगा कि मैं ये वाला भी ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ये वाला भी ले सकता हूं, देखो ये भी इसका प्रॉपर सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। तो जो तुम सिंथॉन बना रहे हो, उस सिंथॉन के करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट ढूंढना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें प्रैक्टिस करो तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। बड़े बड़े लंबे लंबे सवालों से अच्छा है, जैसे तुम क्या करो मैं तुमको बताता हूं। तुम अपने क्लेडन की बुक ले लो, स्टुअर्ट वारन की बुक ले लो, स्टुअर्ट वारन की पॉल वाइट और स्टुअर्ट वारन की खाली डिस्कनेक्शन की बुक, और एक पतला सा मैनुअल आता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम दी होती है डिस्कनेक्शन की, वो सब मेरे पास है। तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे ले लेना, मैं शेयर कर दूंगा वो बुक्स। अब तुम्हें करना क्या है, उनमें टारगेट मॉलिक्यूल लेना है। क्या क्या फोकस करना, सुनो, टारगेट मॉलिक्यूल लेना है, कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया उसको देखना है, क्या सिंथॉन बन रहा है उसको मार्क करना है, और उस सिंथॉन के करस्पॉन्डिंग कैसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट को खोजा है उस पर फोकस करना है। बस कैसा सिंथेसिस हो रही है, क्या मैकेनिज्म, डजंट मैटर, आपको इन्हीं बातों पे फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है, जो पेपर में पूछा जाता है नेट के, गेट के या जैम के, कि भाई किसी भी प्रॉपर डिस्कनेक्शन के बाद जो सिंथॉन बन रहा है उसके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, या किसी टारगेट मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, यही पेपर में आपसे पूछा जाता है और यही आपको करना है। आप चाहोगे मैं बुक शेयर कर दूंगा आपको, आप उसमें सिंथेसिस मत देखना, आप उसमें देखना कि उन्होंने किस तरह से बॉन्ड को तोड़ा है, उसी बॉन्ड को क्यों तोड़ा है, उसके करस्पॉन्डिंग कैसे सिंथॉन डिस्कवर किया है, फिर कैसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखा है, उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग क्या आपने पढ़ा है, क्या आप उस रिएजेंट उस नेम रिएक्शन को आप जानते हो, ये सब चीजें देखना। ठीक, परफेक्ट। अब मैं कुछ सवाल लेता हूं नेट के और गेट के, मैं उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें जितना भी मैं डिटेल में ले जाऊं यही चीजें बार बार समझाऊंगा जो मैंने आपको बताई, तो आपको इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है आपको। ठीक, तो मैं आपको बस सवाल ले लेता हूं, ठीक है, एक मिनट में